हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की दो और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो हमारी एनसीईआरटी में दी गई हैं। आज हम बात करेंगे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच के बारे में, ये किस तरीके से आपके किडनी के फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, और साथ में हम बात करेंगे एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर यानी कि एएनएफ के बारे में और जानेंगे कि ये दोनों मैकेनिज्म के थ्रू आप कैसे अपनी बॉडी में किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म को बताया था जिसका नाम था जेजीए मीडिएटेड मल्टी हार्मोनल सिस्टम यानी कि जेजीए रास। अगर आपने जेजीए रास वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर की लिंक आपको प्रोवाइड की गई है। आपको केवल लिंक पर क्लिक करना है और प्रीवियस लेक्चर को वॉच करना है, क्योंकि अगर आप पहले लेक्चर को नहीं देखेंगे, आप जेजीए रास जैसी मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे तो आज के इस लेक्चर में एडीएच और एएनएफ के फंक्शन को समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को जिसमें हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की और हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में एडीएच यानी कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन और एएनएफ यानी कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर किस तरीके से हमारी किडनी फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं और हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम की जो उतार चढ़ाव हैं इनको भी रेगुलेट करने में किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपको बहुत जरूरी है जानना, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आपने अपनी जिंदगी में जरूर फील किए होंगे, यानी कि कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ समय के लिए आपने देखा होगा कि आपने एक्सेसिव यूरिनेशन का सामना किया होगा। हमारी लाइफ में हम कई बार ऐसे फूड मटेरियल्स को, ऐसे ड्रिंक्स को अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम कर लेते हैं एक्सेसिव अमाउंट में, जिस वजह से आपकी बॉडी में एक्सेसिव यूरिनेशन हो सकता है। मैं क्या बात करना चाहता हूं आपको बता देता हूं। जब आप ज्यादा कॉफी या चाय पीते हैं या ज्यादा अल्कोहल आप कंज्यूम करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक्सेसिव यूरिनेशन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, यानी कि हम ज्यादा वॉल्यूम में अपनी यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। कई बार जब हम कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं यानी कि ठंडी जगहों पर रहते हैं तो वहां पर रहने पर भी हमें यह सामना करना पड़ता है कि हमें एक्सेसिव यूरिनेशन हो सकता है। तो आज के बेसिक कंसेप्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की जिसका नाम है डाईयूरेसिस। सबसे पहले हम जानेंगे डाईयूरेसिस क्या होता है। एक्चुअली में डाईयूरेसिस एक कंडीशन है जिसका मीनिंग होता है एक्सेसिव यूरिनेशन। एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप अपनी बॉडी से ज्यादा वॉल्यूम में यूरिन का एक्सक्रीशन करते हैं, तो आप उस कंडीशन को क्या कह सकते हैं, डाईयूरेसिस। और डाईयूरेसिस कुछ केसेस में सीरियस मेडिकल कंसर्न हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में ये सीरियस मेडिकल कंसर्न नहीं है। किन केसेस में ये सीरियस मेडिकल कंसर्न नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं, आप ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं, आप कोल्ड क्लाइमेट में स्टे करते हैं, तो वहां पर एक्सेसिव यूरिनेशन यानी कि माइल्ड डाईयूरेसिस की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन वहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप चाय कॉफी पीना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं या कोल्ड क्लाइमेट में रहने की जगह आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रहना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी बॉडी से एक्सेसिव यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इन सम केसेस डाईयूरेसिस सीरियस मेडिकल कंसर्न हो सकता है, यानी कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको डाईयूरेसिस का सामना करना पड़े और उस वजह से आपकी बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में वाटर का लॉस हो, आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो, आपकी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो और वहां पर आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ऐसी कंडीशन आने के पीछे की जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। आप कंसीडर कीजिए कि आपकी किडनी अगर एबनॉर्मली ज्यादा अमाउंट में बॉडी फ्लूइड को यानी कि ब्लड को फिल्टर्ड करना स्टार्ट कर दे। जनरली हमारी बॉडी में हमारी दोनों किडनीज 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड जो है उसको फिल्टर्ड करती हैं पर मिनट।
1 मिनट में आपकी दोनों किडनीज 1100 से 1200 ml को फिल्ट्रेट करती हैं और इससे आपकी दोनों किडनीज के थ्रू अप्रॉक्सीमेट 125 ml फिल्ट्रेट पर मिनट जो है वो फॉर्म होता है या प्रोड्यूस होता है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो नॉर्मल कंडीशन को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से अगर आपकी किडनी ज्यादा अमाउंट में ब्लड का फिल्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दे, यानी कि 1100 से 1200 ml पर मिनट की जगह 1500 से 1600 ml ब्लड पर मिनट अगर फिल्टर्ड करना स्टार्ट कर दे, तो इस वजह से एक्सेसिव फिल्ट्रेट की वॉल्यूम भी फॉर्म होगी, यानी कि फिल्ट्रेट भी 125 ml पर मिनट की जगह इससे ज्यादा आपकी किडनीज के थ्रू बनना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपकी किडनीज में ज्यादा वॉल्यूम में फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिल्ट्रेट का बहुत कम एब्जॉर्प्शन होगा, या फिल्ट्रेट में से वाटर और आयंस का बहुत कम एब्जॉर्प्शन होगा, स्पेसिफिकली डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट जैसे रीजन से। इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट दो ऐसे लेटर पोर्शन है, आखिरी के हिस्से हैं रीनल ट्यूब्यूल के, जहां से कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि डीसीटी जो है वो सोडियम आयंस का और वाटर का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करता है। अगर आपका फिल्ट्रेट वॉल्यूम डीसीटी में ज्यादा पहुंचेगा तो डीसीटी जो है वो वाटर और आयंस का रीएब्जॉर्प्शन कम करेगा, यानी कि हम वाटर को ज्यादा लॉस करेंगे। अगर डीसीटी में फिल्ट्रेट की वॉल्यूम कम पहुंचेगी तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि जेजीए रास जैसी मैकेनिज्म हमारी बॉडी में ऑपरेट होगी और उस वजह से हम फिल्ट्रेट में से ज्यादा अमाउंट में वाटर का और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कर पाएंगे, क्योंकि जेजीए रास मैकेनिज्म को आपने पढ़ा हुआ है और वहां पर एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी फिलहाल आपको इतना जानना है कि किसी भी वजह से अगर आपकी किडनी जो है वो ज्यादा अमाउंट में ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है और ज्यादा अमाउंट में फिल्ट्रेट की वॉल्यूम फॉर्म होती है, तो उस कंडीशन में डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर और आयंस का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा। इन सच कंडीशन आप अपनी बॉडी से ज्यादा वॉल्यूम में यूरिन को एक्सक्रीट करेंगे, यानी कि आप एक्सेसिव यूरिनेशन करेंगे। और अगर ये प्रोसेस आपकी बॉडी में चलती रहेगी तो ऐसे चलते चलते आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी बॉडी से जब वाटर का लॉस ज्यादा होगा, एक्सेसिव यूरिनेशन की वजह से आयंस का लॉस ज्यादा होगा, तो आपकी बॉडी की ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी और आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दोनों चीजें क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। इस कंडीशन को हम कहेंगे डाईयूरेसिस, और यह कंडीशन जो है वो कई बार सीरियस मेडिकल कंसर्न हो सकती है। आपकी बॉडी में डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, यानी कि जब आप डाईयूरेसिस की कंडीशन अपनी बॉडी से फॉलो कर रहे होंगे उस समय आपकी बॉडी में किडनी फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए कुछ ऐसे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जो डाईयूरेसिस की प्रोसेस को प्रिवेंट करेंगे, यानी कि रोकेंगे, ताकि आपकी बॉडी से वाटर का लॉस ना हो एंड इवन आपके ब्लड में ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब होकर जाए, ताकि आपकी ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज किया जा सके और साथ में आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सके ताकि वो नॉर्मल रिटर्न हो सके। तो डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारी बॉडी में प्रोसेस फॉलो होती है उसको आप एंटी डाईयूरेसिस कहते हैं। और ऐसे केमिकल सब्सटेंस या ऐसे हार्मोन्स या ऐसे ड्रग्स जो डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करते हैं आप उन्हें डाईयूरेटिक कह सकते हैं। तो डाईयूरेटिक ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे हार्मोन्स हो सकते हैं आपकी बॉडी में बनने वाले, ऐसे कोई केमिकल ड्रग्स हो सकते हैं जो डाईयूरेसिस को प्रिवेंट अगर कर रहे हैं तो आप उनको नाम दे सकते हैं एंटी डाईयूरेटिक। और इस प्रोसेस को जिसके थ्रू वो डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करेंगे आप कहेंगे एंटी डाईयूरेसिस। क्लियर हो गया? तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब एंटी डाईयूरेसिस की प्रोसेस या मैकेनिज्म में आप किस तरीके से अपनी बॉडी के ब्लड प्रेशर को रिटर्न करते हैं नॉर्मल, कैसे आप अपनी ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, यह भी मैं आपको बता देता हूं। तो ऐसे सभी केमिकल सब्सटेंस या हार्मोन्स जो एंटी डाईयूरेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं वो आपकी बॉडी में इंक्रीज करते हैं रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि वो फिल्ट्रेट में से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर और आयंस का रीअब्सॉर्प्शन हो सके फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। इस प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे और जब ज्यादा अमाउंट में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा
ज्यादा अमाउंट में आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द फिल्ट्रेट, तो उस कंडीशन में हम जानते हैं हमारी ब्लड वॉल्यूम और हमारा ब्लड प्रेशर दोनों क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और इस तरीके से हम अपनी बॉडी में क्या करेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर को रिटर्न कर लेंगे, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम को रिटर्न कर लेंगे। और हमारा ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल रिटर्न हो जाएगा इंक्रीज होकर, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर भी नॉर्मल रिटर्न हो जाएगा इंक्रीज होकर, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अप टू नॉर्मल। इतना इंक्रीज होगा कि हम उसको नॉर्मल रिटर्न कर सकें। क्लियर? तो दोनों चीजें बिल्कुल अपोजिट हैं। डायूरेसिस का मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन। ऐसा आपकी बॉडी में कब होगा, या तो आप कोई ऐसी ड्रिंक या डाइट ले रहे हैं जो डायूरेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे चाय और कॉफी जो है वो डायूरेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, और जब भी आप इनको ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो एक्सेसिव यूरिनेशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि डायूरेसिस की प्रॉब्लम कोल्ड क्लाइमेट में स्टे करने से भी आ सकती है, लेकिन ये सीरियस मेडिकल कंसर्न नहीं है। सीरियस मेडिकल कंसर्न तब होगा जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होता जाए और इस वजह से फिल्ट्रेट की वॉल्यूम ज्यादा फॉर्म हो और लेस एब्जॉर्प्शन हो वाटर और आयंस का फ्रॉम द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, तो आप ज्यादा वॉल्यूम में यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करेंगे, ज्यादा वाटर का लॉस करेंगे, और उस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, आपके ब्लड की वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगी। और वहां पर इस डायूरेसिस की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए जो हार्मोन आपकी बॉडी में स्टिमुलेट होगा, अपनी फंक्शनिंग को प्ले करेगा, उन हार्मोन्स को ही आप क्या कहेंगे, एंटी डायूरेटिक, क्योंकि वो एंटी डायूरेटिक प्रॉपर्टी रखेंगे, तो आप उन हार्मोन को क्या कहेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अल्टीमेटली एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेंगे, तो ये सिंपल सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, आपके डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की जो लाइनिंग पर प्रेजेंट एपिथेलियल सेल्स इनमें वाटर चैनल्स को ओपन कर देंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में जाए, ताकि ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हो सके, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो सके अप टू नॉर्मल। और ऑब्वियसली अगर आपका ब्लड का प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, आपकी ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगी, तो आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी नॉर्मल रिटर्न हो जाएगा, और ऑब्वियसली आपकी किडनी फंक्शनिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देगी, आपकी किडनी बिल्कुल सही वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट अगर आप समझ चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट अप्रोच की, एक ऐसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपकी बॉडी में किडनी फंक्शनिंग को रेगुलेट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जल्दी से रिमाइंड कर लीजिए कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में यह बताया था कि हमारी बॉडी में किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए 3 अप्रोच होती हैं। कितनी अप्रोच होती हैं? 3 अप्रोच होती हैं। पहली अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये नीट में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, और वो अप्रोच थी आपका लास्ट लेक्चर में जो मैंने डिस्क्राइब की थी, JGA रास। इसके बारे में आपको सब कुछ पता है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। दूसरी अप्रोच मैंने आपको बताई थी ADH, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको आप बेसोप्रेसिन भी कहते हैं। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट अप्रोच आपको मैंने बताई थी ANF, यानी कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो इन तीनों अप्रोच को जब हम पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, तब जाकर हमारा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो सेकंड अप्रोच अब हम स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है ADH, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसको आप बेसोप्रेसिन भी कह सकते हैं। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि एक ऐसा हार्मोन है ये जो यूरेसिस को प्रिवेंट करता है। ये आपकी बॉडी में तब ऑपरेट होगा जब आपकी बॉडी का यूरेसिस की वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो चुका होगा, ड्रॉप। हमेशा याद रखिए, JGA ऑपरेटेड जो मल्टी हार्मोनल सिस्टम रास है, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है, वो आपकी बॉडी में तब ऑपरेट होगी जब आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, आपकी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। ठीक उसी तरह आपकी बॉडी में ADH भी तभी ऑपरेट होगा जब यूरेसिस की वजह से, एक्सेसिव यूरिनेशन की वजह से आपकी बॉडी में वाटर का लॉस ज्यादा हो चुका होगा, आपके ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज हो चुकी होगी, आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो चुका होगा। तो हमेशा याद रखिए कि ADH हार्मोन हमारी बॉडी में तब स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जब हमारी बॉडी में सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और हमारी ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो चलिए अब हम देखेंगे ADH हार्मोन का फंक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है और ये कैसे हमारी बॉडी में किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट कर सकता है।
आपने प्रीवियस लेक्चर में पहली मैकेनिज्म जो पढ़ी थी वो थी JGA रास। एक बार फिर से मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूं, जक्स्टाग्लोमेरुलस apparatus रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। JGA रास या इसको रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी NCERT में लिखा हुआ है। इस मैकेनिज्म में आपने एक इंपॉर्टेंट केमिकल के फॉर्मेशन को देखा था जिसका नाम था एंजियोटेंसिन 2। तो आप सभी जानते हैं कि JGA रास में एक केमिकल हमारे ब्लड में फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन 2। और जल्दी से याद कीजिए कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो JGA रास में दो इंपॉर्टेंट फंक्शन को प्ले करता था। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एंजियोटेंसिन का आपने देखा था इस मैकेनिज्म में वो ये था कि ये इफरेंट आर्टेरियोल का वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देता था जिससे कि GFR और GFP इंक्रीज हो जाता था। और दूसरा फंक्शन आपने एंजियोटेंसिन 2 का देखा था JGA रास में कि ये एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करता था ताकि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट या रिलीज करना स्टार्ट कर दे। और एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में जब रिलीज होने लगता है फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स तो वो DCT और कलेक्टिंग डक्ट से सोडियम आयंस के एक्सेसिव रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है एज वेल एज वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। तो आपने एंजियोटेंसिन 2 के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑलरेडी पढ़ लिए। आज के इस लेक्चर में एंटी डायूरेटिक हार्मोन के फंक्शन को समझाने के लिए आपको एंजियोटेंसिन के तीसरे फंक्शन को भी समझना होगा। एंजियोटेंसिन हमारी बॉडी में जो तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन या रोल प्ले करता है वो ये कि ये हाइपोथैलेमस को भी स्टिमुलेट करता है। तो JGA रास में बनने वाला एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस जब हमारा एक्टिवेटेड होगा, स्टिमुलेट होगा एंजियोटेंसिन 2 के थ्रू, तो ये कुछ न्यूरल सिग्नल्स को सेंड करेगा हमारी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस पर। न्यूरोहाइपोफाइसिस हम किसे बोलते हैं? हमारे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को ही आप न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस जैसे ही स्टिमुलेट होगा ये कुछ न्यूरल सिग्नल्स को सेंड करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, जिससे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करना स्टार्ट कर देगी एंटी डायूरेटिक हार्मोन या बेसोप्रेसिन को। क्लियर हुई ये बात? तो यहां पर मैंने अभी आपको क्या बताया कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारी बॉडी में किस तरीके से रिलीज होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट होगा तो ये कुछ न्यूरल सिग्नल्स को सेंड आउट करेगा। न्यूरल सिग्नल्स को रिसीव करेगी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये रिलीज करना स्टार्ट कर देगी ADH को यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन को। हमेशा बच्चों याद रखिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है वो दो हार्मोन्स को ही हमेशा रिलीज कर सकता है। एक आप देख रहे हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। क्लियर? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से दो ही हार्मोन्स हमेशा रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन होता है और दूसरा ADH होता है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है वो जिन दो हार्मोन्स को रिलीज करती है उन दो हार्मोन्स का सिंथेसिस या फॉर्मेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं होता है, बल्कि उनका सिंथेसिस या फॉर्मेशन कहां पर होता है? हाइपोथैलेमस में। इस कंसेप्ट को आपको हमेशा याद रखना है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले दोनों हार्मोन्स, एक हमारे आज के टॉपिक में जो हार्मोन्स का हम यूज कर रहे हैं ADH, और एक अदर हार्मोन्स जिसको आप कहते हैं ऑक्सीटोसिन। इन दोनों हार्मोन्स को रिलीज तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी करता है, लेकिन इनका फॉर्मेशन या इनका सिंथेसिस कहां पर होता है? हाइपोथैलेमस में। तो लिटरली जो मैकेनिज्म है वो ये है कि हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन को और ADH हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने के बाद कहां पर भेज देता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस में यानी कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, और वहां पर ये हार्मोन्स जाकर क्या हो जाते हैं? स्टोर्ड हो जाते हैं। और जब भी इन हार्मोन्स को रिलीज कराना होगा तो हाइपोथैलेमस कुछ न्यूरल सिग्नल्स को भेजेगा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। जब ये सिग्नल रिसीव करेगी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तो ये रिलीज करना स्टार्ट कर देगी किसको? इन हार्मोन्स को, या तो ADH को या ऑक्सीटोसिन को। डिपेंड करेगा उसको किस हार्मोन को रिलीज करने के लिए सिग्नल हाइपोथैलेमस से ऑब्टेन हुआ है। तो यहां तक की मैकेनिज्म आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। ADH को रिलीज कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लेकिन इसको बनाता कौन है? इसका सिंथेसिस कहां पर होता है? हाइपोथैलेमस में।
हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किसने किया? एंजियोटेंसिन 2 ने, जिससे हाइपोथैलेमस ने न्यूरल सिग्नल्स को सेंड किया, जिसको रिसीव किया आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस ने, और उसने रिलीज करना स्टार्ट कर दिया एडीएच को, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन को, जिसको आप दूसरा नाम क्या कहते हैं? वेसोप्रेसिन। अब आपको याद रखना एडीएच दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में डाईयूरेसिस की वजह से वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव यूरिनेशन की वजह से हम वाटर को ज्यादा लॉस कर रहे हैं, ब्लड की वॉल्यूम लगातार गिरती जा रही है, ब्लड का प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, और हम चाहेंगे कि किडनी फंक्शनिंग हमारी अफेक्टेड ना हो। तो पहला रोल जो एडीएच प्ले करेगा वो ये कि ये हमारी बॉडी के सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनमें वेसो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर देगा। ये फैसिलिटेट्स करेगा वेसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स को, जिससे कि हमारी बॉडी के सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जो आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनका डायमीटर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो नैरोअर हो जाएंगे, और इस वजह से आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा अगर, तो किडनीज में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा अप टू 10 mmHg तक, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा अप टू 125 ml पर मिनट तक। तो पहली अप्रोच आपको समझ में आ चुकी होगी कि एडीएच पहला फंक्शन क्या करेगा कि ये वेसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स को करेगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो और जिससे जीएफआर और जीएफपी भी इंक्रीज हो जाएगा, और किडनी अपनी फंक्शनिंग को क्या कर पाएगी? रेगुलेट कर पाएगी। दूसरा रोल ये प्ले करेगा कि सेम टाइम पर एडीएच हार्मोन फैसिलिटेट करेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को। तो लिटरली क्या होता है कि एडीएच हार्मोन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी पर प्रेजेंट जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, डीसीटी को लाइन करने वाली जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, इन सेल्स में ये वाटर चैनल को ओपन कर देगा। इन सेल्स में कुछ वाटर चैनल्स होते हैं इस तरीके से, इनकी मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन होते हैं, आपने सुना होगा। और एडीएच हार्मोन क्या करेगा? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को लाइन करने वाली जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें वाटर चैनल को या एक्वापोरिन को ओपन कर देगा, जिससे कि वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होकर कहां पहुंचेगा? ब्लड में। तो जब वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से, तो फिल्ट्रेट में से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब होकर कहां पहुंचेगा? आपके ब्लड में, जिससे ब्लड की वॉल्यूम और ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी अप टू नॉर्मल, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी किडनी में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर और जीएफआर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो इन दोनों कलेक्टिव अप्रोच के थ्रू आपकी बॉडी में एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन जो है वो किडनी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, ये आपको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसके अकॉर्डिंगली आपको नोट्स भी अपने प्रिपेयर्ड करने हैं। तो कोई कंफ्यूजन आपको यहां पर नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जेजीए रास में एक केमिकल बनता है हमारे ब्लड में जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन 2, जो स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को, जिससे हाइपोथैलेमस न्यूरल सिग्नल्स को सेंड करेगा, जिनको रिसीव करेगी पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो रिलीज करेगी एडीएच को या वेसोप्रेसिन को, जो हमारी बॉडी में दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पहला तो ब्लड वेसल्स का वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देगा, यानी कि हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनमें वेसो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर देगा, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जीएफआर और जीएफपी इंक्रीज हो जाएगा। सेम टाइम पर दूसरा फंक्शन ये परफॉर्म करेगा कि ये आपके रीनल ट्यूब्यूल के डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट जैसे लेटर पोर्शन पर प्रेजेंट जो एपिथेलियल सेल्स हैं जो इन स्ट्रक्चर को लाइन करती हैं, उनमें एक्वापोरिन या वाटर चैनल को ओपन कर देगा, जिससे वाटर का एक्सेसिवली रीअब्सॉर्प्शन होगा फ्रॉम फिल्ट्रेट टू ब्लड, जिससे ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और इस वजह से जीएफआर और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर आपकी किडनी में इंक्रीज हो जाएगा अप टू नॉर्मल, और आप अपने बॉडी में अपनी किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट कर पाएंगे, और डायूरेसिस की प्रोसेस को आप इस तरीके से क्या कर पाएंगे? प्रिवेंट कर पाएंगे। तो एडीएच किसको प्रिवेंट करता है? इट प्रिवेंट्स डाईयूरेसिस, ये डायूरेसिस को प्रिवेंट कर रहा है। और ये एक्टिवेट ही कब हो रहा है हार्मोन? जब आपकी बॉडी में डायूरेसिस की वजह से, एक्सेसिव यूरिनेशन की वजह से ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप हो चुकी होगी। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि जब आप जेजीए रास को पढ़ते हैं तो वहां पर हम जिक्र करते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में,
और जब हम एडीएच हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें कंफ्यूजन होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जब हम पहली और दूसरी मैकेनिज्म को पढ़ते हैं जेजीए रास और एडीएच, तो हमें दो हार्मोन्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। इस चीज का ध्यान रखते हुए मैं आपको एल्डोस्टेरॉन और एडीएच के बीच में क्या सिमिलरिटीज हो सकती हैं और क्या डिफरेंस हो सकते हैं, ये आपको बताने वाला हूं। हमेशा याद रखिए कि जेजीए रास मैकेनिज्म और एडीएच की जो मैकेनिज्म है, ये दोनों हमारी बॉडी में ऑपरेट होती है तब जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। एल्डोस्टेरॉन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये दोनों ही हार्मोन्स एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो है कि ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी आपकी बॉडी में एल्डोस्टेरॉन अपना रोल प्ले करेगा या एडीएच अपना रोल प्ले करेगा, आप देखेंगे ये फाइनली आपके ब्लड वॉल्यूम को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। एल्डोस्टेरॉन और एडीएच दोनों ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हैं। एल्डोस्टेरॉन बेसिकली एक स्टेरॉइड हार्मोन है, आप जानते हैं, और ये कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ये बेसिकली ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। कैसे? तो ये डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है सोडियम आयंस के और वाटर के, यानी कि एल्डोस्टेरॉन सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन प्रमोट करता है फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी, एज वेल एज ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट करता है फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी। इस तरीके से आपकी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। पर एडीएच जो है वो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। ये क्या करता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है और ये वाटर चैनल को ओपन कर देता है और केवल वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, केवल वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है, याद रखिए। तो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए एल्डोस्टेरॉन सोडियम आयंस और वाटर रीअब्जॉर्प्शन दोनों को ही कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी से क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। पर एडीएस से केवल क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन फैसिलिटेट होगा फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि एल्डोस्टेरॉन एंड एडीएच दोनों ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करते हैं, यानी कि दोनों ही हार्मोन्स जो हैं अपनी एक्टिविटी से आपके ब्लड प्रेशर को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तब जब आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया होता है। और यहां पर एल्डोस्टेरॉन जो है वो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए जो अप्रोच यूज करता है वो ये कि ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन या सोडियम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी। तो जब भी सोडियम फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब होगा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में और ब्लड में पहुंचेगा, तो ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज करने में सोडियम आयंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हमने आपको पहले भी ये बताया हुआ है कि नमक ज्यादा खाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, यानी कि नमक में क्या होता है, सोडियम। तो सोडियम जो आयंस हैं वो हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन फिल्ट्रेट में से सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को एक्सेसिवली प्रमोट करता है, इसलिए ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है। पर एडीएच जैसा हार्मोन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए जो अप्रोच यूज करता है, दैट इज वेसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो आपने रिसेंटली अभी अभी पढ़ा हुआ है कि एडीएच हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जो आर्टरीज हैं उनके वेसो कंस्ट्रिक्शन को प्रमोट करता है, उनको नैरोअर बना देता है, उनके डायमीटर को कम कर देता है, ताकि ब्लड प्रेशर हमारा क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव स्टडी है एल्डोस्टेरॉन और एडीएच को लेकर। यहां तो अभी तक हमने क्या देखा कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन किस तरीके से हमारी किडनी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। अब हम जानेंगे तीसरी अप्रोच के बारे में। तो पहली अप्रोच हमने पढ़ी हुई थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, जेजीए रास। दूसरी अप्रोच हमने अभी अभी कंप्लीट की हुई है, एडीएच। अब हम बात करेंगे एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर के बारे में, जिसको हम एएनएफ भी कहते हैं। तो एएनएफ एक्चुअली में ये हमारी बॉडी में तीसरी अप्रोच है जिसके थ्रू आप अपनी किडनी फंक्शनिंग को रेगुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि एएनएफ हमारी बॉडी में कब एक्टिवेट होता है। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर आपकी बॉडी में अपनी फंक्शनिंग को तब एक्टिवेट करेगा जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। यानी कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में किडनी फंक्शनिंग अफेक्टेड ना हो, तो आपकी बॉडी में कौन वर्क करेगा, एएनएफ। एएनएफ लिटरली एक नॉन एंडोक्राइन हार्मोन है। मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनिए कि एएनएफ एक नॉन एंडोक्राइन हार्मोन है। ये लिटरली एक
पेप्टाइड है जो हार्ट के एट्रियल वॉल से रिलीज होता है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बन सकती है कि एएनएफ एक नॉन एंडोक्राइन हार्मोन है और ये लिटरली एक पेप्टाइड है, एक ऐसा फैक्टर है जो रिलीज होता है फ्रॉम वॉल ऑफ एट्रिया इन हार्ट। तो जिन भी बच्चों को नहीं पता है मैं जल्दी से बता देता हूं, हमारे हार्ट में 2 अपर चैम्बर होते हैं, 2 लोअर चैम्बर होते हैं। इस तरीके से जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको आप एट्रिया कहते हैं, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, और जो लोअर चैम्बर होते हैं उनको आप वेंट्रिकल कहते हैं, यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपके हार्ट के जो एट्रिया चैम्बर्स हैं या एट्रियम है, उनकी जो मस्क्यूलर वॉल है वहां से रिलीज होता है एक पेप्टाइड जिसको आप नाम देते हैं एएनएफ। तो एएनएफ लिटरली नॉन एंडोक्राइन हार्मोन है और ये कहां से रिलीज होता है? आपके हार्ट के अपर चैम्बर की मस्कुलर वॉल से रिलीज होता है। क्लियर? अब कंडीशन ये है कि एएनएफ हमारी बॉडी में कब अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और कैसे ये एक्टिवेटेड होगा। तो ये अपना फंक्शन कब परफॉर्म करेगा? जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और कैसे ये अपने आप को एक्टिवेटेड करेगा? तो इसका कंसेप्ट भी बहुत क्लियर है। जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, किसी भी वजह से आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने से ब्लड का फ्लो जो है वो हमारे हार्ट के एट्रियल चैम्बर में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हार्ट के एट्रिया में भी ब्लड का फ्लो क्या होगा? इंक्रीज। अगर आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ब्लड आपके राइट एट्रियम में एंटर करेगा या आपके लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा तो ब्लड का फ्लो जो है वो एट्रिया में क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है? हाई चल रहा है। और इस कंडीशन में जब एट्रिया में ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो एट्रियल वॉल से रिलीज होता है ये पेप्टाइड फैक्टर जिसको आप नाम देते हैं एएनएफ। तो एएनएफ आपकी बॉडी में कब रिलीज होगा? जब एट्रियल में या एट्रियल वॉल ये फील करेगी कि एट्रियम में ब्लड का फ्लो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और ब्लड का फ्लो एट्रियम में इंक्रीज कब होगा? जब आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई चल रहा होगा। तो एएनएफ को रिलीज करेगी एट्रियम वॉल, और एट्रियम वॉल से रिलीज होने वाला एएनएफ आपके ब्लड सर्कुलेशन में जब जाएगा तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जो आर्टरीज हैं उनमें वेसोडाइलेशन कॉज कर देगा। ये फैसिलिटेट्स करेगा वेसोडाइलेशन को, यानी कि डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स से आपके ब्लड वेसल्स की जो चौड़ाई है, डायमीटर है, उसको इंक्रीज कर देगा। तो ब्लड वेसल का डायमीटर जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा अप टू नॉर्मल। इतना डिक्रीज होगा कि ये कितना रिटर्न हो सके? नॉर्मल रिटर्न हो सके। तो ऐसा कहा जाता है कि JGA रास मैकेनिज्म आपकी बॉडी में ऑपरेट होती है जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, और इससे आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है। तो JGA रास मैकेनिज्म, जिसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, इसकी वजह से बॉडी का ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज ना हो सके, इसको चेक करने के लिए एएनएफ मैकेनिज्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। बीपी अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपकी किडनी फंक्शनिंग अफेक्टेड ना हो तो वर्क कौन करेगा? JGA रास। साथ में वर्क कौन करेगा? ADH हार्मोन। JGA रास आपकी बॉडी में जब ऑपरेट होगा तो आपका बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, पर ये लिमिट ज्यादा इंक्रीज ना हो, नॉर्मल से ऊपर ना जा पाए, इसलिए आपकी बॉडी में इसको चेक करने का काम कौन करेगा? तो आप कह सकते हैं आपकी बॉडी में इसको चेक करेगा एएनएफ। तो ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जो आपकी बॉडी में साइक्लिक वे में चलती रहती है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो JGA रास और ADH जैसे हार्मोन ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करेंगे ताकि किडनी फंक्शनिंग अफेक्टेड ना हो। GFR को इंक्रीज करेंगे, आपके फिल्ट्रेट वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे अप टू नॉर्मल। पर अगर मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज ज्यादा हो जाए, फिल्ट्रेट वॉल्यूम ज्यादा आपकी किडनीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, उस कंडीशन में आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने पर एएनएफ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये वेसोडाइलेशन कर सकता है ब्लड वेसल्स का। तो आई होप कि आपने इस पूरे कंसेप्ट को समझ लिया होगा। आपको रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग में अब कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक